सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। MEG 2 की बात करेंगे जो है ब्रिटिश ड्रामा आपका। तो ब्रिटिश ड्रामा में क्वेश्चन नंबर 1 होता है, उसमें आपको RTC आती है। उसमें से आपको कोई 4 RTC अटेम्प्ट करनी होती है। अब 1-2 कमेंट मेरे पास ऐसे आए थे जिन्होंने पूछा कि RTC को हम 5 पेजेस में कैसे लिख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिए कि आपको 5 पेजों में नहीं लिखनी है एक RTC। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 4 RTC अटेम्प्ट करनी है आउट ऑफ 5 में से। तो एक RTC का जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का है सिर्फ, और इस हिसाब से आपको 5 पेजेस नहीं भरने हैं। मुझे लगता है जस्ट 2 पेजेस बहुत होंगे आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि इतनी बड़ी वेटेज नहीं है उसकी। 20 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है आपका, सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको छोटा सा अटैम्प्ट करना होता है, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जितने भी बाकी के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें तो आपको बहुत सारे ऐसे शॉर्ट नोट होते हैं, उनमें से कोई 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। वो तो थी खैर पेपर के पैटर्न के ऊपर, वो आपको पता है कि पेपर का पैटर्न कैसे आता है, जो कि हमारी यूनिट नंबर 1 है। और 1 कौन सी यूनिट है आपकी? 1 है आपकी डॉक्टर फॉस्टिस की, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क है। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जो फॉस्टिस है, एक तो ये बहुत इजी प्ले है। सबसे बड़ी बात तो ये कि बहुत इजी प्ले है, प्लस इसमें वही 2-3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसमें है या फिर हैमलेट में है, या फिर मर्डर इन द कैथेड्रल है। ये 3-4 तो ऐसे टेक्स्ट हैं जिनमें सेम टू सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको इसमें एग्जामिन करना डॉक्टर फॉस्टिस एज ए स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद रेफरेंस टू द क्रिश्चियन फेथ। कि जो डॉक्टर फॉस्टिस जो वर्क है वो कॉन्फ्लिक्ट को शो करता है, स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है क्रिश्चियन फेथ के अकॉर्डिंग। अब जब आपने इसे पढ़ा था तब आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर फॉस्टिस है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जो ब्लैक मैजिक होता है उसकी तरफ, और उसे लगता है कि उसने बाकी सारी चीज़ों को पढ़ लिया है, उसकी जो स्टडी है वो कंप्लीट हो गई, उसने लॉ पढ़ लिया, उसने अदर फील्ड्स भी कंप्लीट कर ली है, मास्टरी कर ली है। अब वो सोचता है कि वो नेक्रोमेसी में जाएगा, ब्लैक मैजिक में जाएगा। और उसके बाद उसका क्रिश्चियन फेथ का कॉन्फ्लिक्ट कहाँ दिखता है? जब वो गुड एंजल और बैड एंजल आती हैं। गुड एंजल जो होती है वो क्रिश्चियन फेथ के पॉजिटिव साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, जो बैड एंजल है वो सेटन के साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि हमें पता है कि बाइबल में गॉड है और सेटन है, मतलब हेल में सेटन है, और वैसे गॉड है जो हेवन में है। तो वो 2 चीज़ें अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्रिश्चियन फेथ को रिप्रेजेंट कर रही है कि उसका जो फेथ है उसने हालांकि अपनी सोल बेच दी है, बट स्टिल उसको बीच में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। उसकी जो गुड सेंस है, जो गुड एंजल है, वो आके उसे इवोक करती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको एग्जामिन करना है डॉक्टर फॉस्टिस एज ए ट्रेजेडी ऑफ एस्पिरेशनल रेनेसां मैन। अब इसमें एस्पिरेशनल रेनेसां मैन मतलब कि उस टाइम पीरियड के जो मैन थे उनकी ट्रेजेडी है। आपको इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस टाइम के लोग कैसे थे या फिर नहीं थे, आपको सिंपली डॉक्टर फॉस्टिस एज अ ट्रेजेडी एक्सप्लेन कर देना है। अब रेनेसां के टाइम का आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हो कि रेनेसां के टाइम पे जो लोग हैं वो किस तरीके से, अगर मतलब वो साइंस से ऊपर बढ़ना चाहते थे, गॉड बनना चाहते थे मेनली। जैसे कि एक होता है सुप्रीम पावर को अचीव कर लेना। अगर आपने फ्रैंकेनस्टीन पढ़ी है, मैरी शेली का वर्क है, बहुत ही फैबुलस है, मतलब सिलेबस में नहीं है बट स्टिल बहुत फैबुलस है, आप उसकी समरी पढ़ सकते हैं। उसमें भी यही है कि जो विक्टर है वो चाहता है कि वो गॉड से ऊपर बन जाए, और वो एक मॉन्स्टर क्रिएट कर देता है। क्यों? क्योंकि गॉड तो ह्यूमन को क्रिएट करते हैं, तो वो सोचता है मैं भी कुछ क्रिएट कर दूंगा। तो इसी तरीके से डॉक्टर फॉस्टिस है, तो उसे शो करना है एज अ ट्रेजेडी ऑफ रेनेसां मैन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्रिटिकली एग्जामिन डॉक्टर फॉस्टिस एज अ ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन हीरोइज्म। अब ह्यूमन हीरोइज्म क्या होता है? हीरोइज्म आपको पता है, जो कि हीरो को बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखाया जाता है, बहुत ही ब्रेव दिखाया जाता है। तो इसमें भी आपको फॉस्टिस को शो कर देना, उसकी ट्रेजेडी को शो कर देना है। कैसे? कि वो बहुत सारे जो ह्यूमन होते हैं, मतलब कि अदर ह्यूमन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। उसकी जो नीड्स थी, जो उसका लस्ट था पावर के लिए, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर फॉस्टिस में था, बल्कि वो हर एक पर्सन में होता है, चाहे वो कोई भी एज का हो, चाहे आज की बात करें चाहे कभी की भी बात करें। तो वो ह्यूमन हीरोइज्म की ट्रेजेडी है कि ह्यूमन जो चाहता है वो करता है, लेकिन उसके एक ट्रेजेडी का कंक्लूजन निकल के आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिक फ्लॉ विद द रेफरेंस ऑफ एलिजाबेथन ट्रेजेडी। अब ट्रेजिक फ्लॉ क्या होता है? एक ऐसा टाइम पीरियड, जैसे कि ट्रेजेडी जब लिखी जाती है उसमें बहुत सारे पार्ट्स डिवाइड किए जाते हैं। कि स्टार्टिंग में होगा तो एक राइजिंग एक्शन होगा, जहाँ पर जो हीरो होगा उसको दिखाया जाएगा ग्लोरी के साथ, उसने बहुत कुछ अचीव कर रखा है। जैसे कि फॉस्टिस ने भी हर एक सब्जेक्ट में मास्टरी कर ली, उसे हर एक सब्जेक्ट आता है, उसे सब कुछ पता है, उसे लॉ पता है, उसे मैजिक नहीं पता था बस,
उसे लॉ पता था, उसे बाकी चीज़ें पता थी। तो दिखा रखा है कि वो उसका राइजिंग एक्शन है, वो उठा हुआ है, बहुत ज़्यादा फेमस भी है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसका फ्लॉ हो गया, ट्रैजिक फ्लॉ, कि वहाँ से उसका गिरना शुरू हुआ। कब से गिरना शुरू हुआ? जब से उसने नेक्रोमेसी को स्टार्ट किया। उसने अपनी जो सोल थी उसे सोल्ड कर दिया सेटन को, मतलब कि मेफिस्टोफेलिस को। तो इसमें आपको बताना है वो और एलिजाबेथन ट्रेजेडी में कुछ कंसेप्ट होते हैं जो कि एरिस्टोटोलियन से अलग होते हैं। एरिस्टोटल की जो ट्रेजेडी होती है, एरिस्टोटल की जो ट्रेजेडी होती है वो फोकस करती है मेनली ऑन एक्शन, नॉट ऑन द कैरेक्टर। लेकिन जो एलिजाबेथन की थी, मतलब कि एलिजाबेथन टाइम पीरियड पे लिखी गई थी, डॉक्टर फॉस्टिस, ये बहुत ज़्यादा फोकस करती है कैरेक्टर पर भी, जैसे कि डॉक्टर फॉस्टिस जो है उसके कैरेक्टर पर। उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है द स्प्लिट पर्सनैलिटी ऑफ डॉक्टर फॉस्टिस। स्प्लिट पर्सनैलिटी में क्या आ सकता है, मतलब कि उनकी जो दो पर्सनैलिटी थी, एक उसकी जो पर्सनैलिटी कैसे शो कर रखी है, गुड एंजल और बैड एंजल। ऐसा नहीं है कि वो एंजल अलग से आ रही थी, वो डॉक्टर फॉस्टिस जो था उसी की इनर कॉन्शियसनेस थी, उसके इनर थॉट्स थे। कभी वो चाहता था कि कुछ वो अच्छा करे, एक थॉट उसका था कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना है, लेकिन दूसरा थॉट क्या कहता था, नहीं तुम्हें अपनी सोल बेच देनी है और बेच के क्या करना है, तुम्हें पावर मिल जाएगी। तो ये क्या है, उसकी दो स्प्लिट पर्सनैलिटी है, एक तरफ वो चाहता है, एक तरफ वो नहीं भी चाहता है कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी आपको एक्सप्लेन करना है कि डॉक्टर फॉस्टिस एज अ ट्रेजेडी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डॉक्टर फॉस्टिस एक ट्रेजेडी ही है, तो आपको उसका बता देना है। 4-5 जो पॉइंट्स होते हैं मेनली, कि एक राइजिंग एक्शन होगा, एक फॉलिंग एक्शन होगा, उसके बाद बीच में कैथारसिस होगा या फिर ट्रेजिक फ्लो होगा। इस तरीके से जो जो चीज़ें होती हैं एक सीक्वेंस में, उन सबको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद बात है क्वेश्चन नंबर 7 की, एलिजाबेथन ट्रेजेडी फोकस ऑन कैरेक्टर नॉट ऑन सर्कमस्टांसेस। जैसे कि मैंने अभी बोला था कि जो एरिस्टोटल टाइम पीरियड की जो ट्रेजेडी थी, या फिर जो लोग एरिस्टोटेलियन के फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं, उसका जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हैं, वो फोकस करते हैं मोर ऑन द सर्कमस्टांसेस, मोर ऑन द एक्शन। लेकिन जो एलिजाबेथन ट्रेजेडी थी, एलिजाबेथन टाइम पीरियड की ट्रेजेडी थी, वो ट्रेजेडीज फोकस करती है मोर ऑन द कैरेक्टर्स। तो ये आपको इसमें शो करना है। कैसे शो करना है, क्योंकि आपको पता है कि फॉस्टिस का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है इसमें। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही है कि उसके बाद मतलब ऐसा ज़बरदस्ती हो गया, यहाँ पे इसकी फ्री विल थी, उसने किया इसलिए ऐसा हो गया। जैसे अगर आपने इडिपस पढ़ी है, इडिपस द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो उसमें क्या है कि इडिपस का जो ट्रेजिक फॉल था, जो उसकी जो ट्रेजेडी थी, वो उसमें इन्वॉल्व कैसे हुआ, फेट के ज़रिए हुआ। उसने कुछ ऐसा गलत नहीं किया था, लेकिन वो फेट था, वो किस्मत थी जो ऑलरेडी लिख दी गई थी उसके बिहाफ पे, कि हाँ ये जो बच्चा है ये अपनी मदर से मैरी करेगा, शादी करेगा अपनी मदर से। ऑल्दो वो बहुत ट्राई करता है कि ऐसा कुछ ना हो, बट स्टिल वो वहीं पर एंड अप होता है। तो वो तो था कि एक्शन पे फोकस हो रखा है कि सर्कमस्टांसेस की वजह से ऐसा ट्रेजेडी हुई है, लेकिन एलिजाबेथन टाइम पीरियड पे ऐसा नहीं था। फोकस जो होता था वो कैरेक्टर पर जो होता था, कि जो कैरेक्टर है उन्होंने खुद अपने उस पाथ को चूज़ किया है। नंबर 8 है, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है मेफिस्टोफेलिस पे। इसका कैरेक्टर तो आप सबको पता ही होगा, इंपॉर्टेंट है कितना ज़्यादा। जिसे नहीं पता उसके लिए भी मैं बता दूं कि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब कि ये सेटन का एक मैसेंजर टाइप में था जो नीचे आता है, फॉस्टिस को इंगेज करता है कि हाँ तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अपनी जो सोल है उसे सोल्ड आउट कर दो ताकि जो तुम्हें पावर है वो मिल सके। ये सब चीज़ें लिख सकते हो आप इसमें। और इसका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी बात आती है किसी कैरेक्टर के ऊपर कि आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है, तब आपकी माइंड में एक चीज़ ये होनी चाहिए कि अगर वो कैरेक्टर उस वर्क में नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो जब आप सोच लेते हो कि वो कैरेक्टर अगर नहीं होता तो इसकी स्टोरी कैसे होती, तब आप उस चीज़ को समझ पाते हो कि उस कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है इस वर्क में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपको बताना है डॉक्टर फॉस्टिस अटेम्प्ट टू डिपार्ट फ्रॉम द कॉमेडी ऑफ एविल टू बिकम अ ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन हीरोइज्म, डू यू एग्री और नॉट, और आपको एक रीज़न देना है अपने आंसर का, ठीक है। तो कॉमिक तो वैसे भी नहीं है, ये आपको पता है कॉमेडी नहीं है, कॉमेडी ऑफ एविल। अब कॉमेडी क्यों नहीं है, क्योंकि कॉमेडी की चीज़ें क्या होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ह्यूमर को प्रोड्यूस करेगा कॉमेडी अगर है तो। और ईविल क्यों है, जैसे कि उसकी जितनी भी नेगेटिव साइड्स हैं वो कॉमेडी को प्रोड्यूस कर रही। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें एक आधे ऐसे इंस्टेंस है, छोटे छोटे जो कैरेक्टर होते हैं, माइनर कैरेक्टर होते हैं, सिर्फ वो कॉमेडी को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एज अ होल ये कॉमेडी नहीं हो सकती है, इसीलिए ट्रेजेडी हो। ट्रेजेडी क्यों है वो आपको पता है, आपको एक्सप्लेन कर देना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ द रेनेसा इन द ग्रोथ ऑफ द एलिजाबेथन ड्रामा। हाँ, अब एलिजाबेथन एज में जो ड्रामा लिखे गए थे उसमें रेनेसा का क्या रोल है। देखिए रेनेसा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि रेनेसा हुआ, जैसे कि अगर आपने MEG 1 पढ़ा है
जिसमें मैंने रेनेसा के बारे में बताया था अभी कुछ वीडियोस पहले ही, और अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है, हम इसमें दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो रेनेसा क्या था, जब रेनेसा आया तो क्या हुआ, जो इटली में स्टार्ट हुआ था मेनली 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच में जो चला था, तो वो सबसे पहले इटली में स्टार्ट हुआ था, फ्लोरेंस में। अब जब वहाँ पे वो स्टार्ट हो गया तो उसके बाद लोगों ने क्या किया, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो गया क्लासिकल वर्क्स को पढ़ने के लिए। उन्होंने ग्रीक वर्क को और लैटिन वर्क को, जितने भी पहले के वर्क थे, ग्रीक थे या फिर जो भी थे, उन सबको पढ़ना शुरू कर दिया, इमिटेट करना शुरू कर दिया, कॉपी करना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ, जो पुराने वर्क थे वो दोबारा से लाइट में आ गए। और दूसरा लॉजिक क्या था कि जो कैक्सन था 1477 के अराउंड में, आई थिंक 1477 ही था, जब उसने प्रिंटिंग प्रेस को बना दिया, डेवलप कर दिया, तो क्या हुआ, बुक्स बढ़ गई, बहुत ज़्यादा हो गई। ऊपर से वहाँ पे ऑडियंस का भी रोल था, मतलब ये सब रेनेसा के बीच में ही आएगा कि रेनेसा का क्या इन्फ्लुएंस था ड्रामा में, एलिजाबेथन में। तो लोगों का बहुत इंटरेस्ट था, ऑडियंस का बहुत बड़ा रोल था, ऑडियंस बहुत इंगेज थी जब भी वो प्ले देखने जाते थे या फिर ड्रामा देखने जाते थे। उस टाइम पे ड्रामा बहुत फेमस था, और उसी टाइम पे बहुत अच्छे फेमस राइटर्स भी हुए थे जिन्होंने ड्रामा बहुत अच्छे लिखे, जैसे कि जॉन लिली हैं या फिर मार्लो तो हैं ही उसमें। जितने भी यूनिवर्सिटी वेट्स थे, लिली भी थे उसमें, तो उन सब ने क्या किया, ड्रामा लिखना स्टार्ट कर दिया। उसी टाइम पे जो शेक्सपियर थे, एलिजाबेथन टाइम पे ही थे वो भी, उन्होंने भी ड्रामा लिखा। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो ड्रामा है वो पॉपुलर हो गया। तो आपको वो चीज़ इसमें लिख देनी है। ये तो था यूनिट नंबर 1 के बारे में। यूनिट नंबर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं डालूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। शेक्सपियर का वर्क है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना कुछ खास नहीं है, इसकी स्टोरी अच्छी नहीं है, बट स्टिल हमें तो कवर करना ही है। ऑलराइट, सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।